मुख्य समाचार। बस्तर की बात की टीम ने टटोला मतदाताओं का मन, मतदाताओं ने दी अपनी राय। मतदान को लेकर बस्तर कलेक्टर ने ली प्रेस वार्ता। कलेक्टर ने चुनाव को लेकर दी पूरी जानकारी। एक निजी होटल में विदेशी नागरिक पाया गया मृत, हार्ट अटैक से हुई मौत। और शहर के खेल के मैदानों की स्थिति बदहाल, खिलाड़ी हो रहे घायल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं के मन की बात को पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे विधानसभा जगदलपुर के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें हमने भावी विधायकों के बारे में लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि वे कैसा विधायक चाहते हैं, किस प्रकार उनकी सरकार काम करे, कैसे समस्याओं का निराकरण हो। आइए देखें बस्तर की बात की यह विशेष रिपोर्ट। हम हैं मतदाता, हमारी भी सुनिए। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हमारे साथ इस परिवार से पायल ठक्कर जी हैं। पायल जी, बताइए वे क्या चुनावी मुद्दे होंगे और किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़े जाएंगे, और जो सरकार है हमारी वो किस तरह से काम कर रही है? सरकार को शायद है ना, सरकार फैसिलिटी देना चाहती है सब गांव में, या जो भी सरकार सब बोल रहे हैं हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, दे भी रही है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंच रहा है कि नहीं वो नहीं पता। क्योंकि अभी कोरोना के बाद से मैं गाँव से बहुत जुड़ी हुई हूँ, मेरा आना जाना ज्यादा हो गया है, तो उनसे जैसे मेरी बातें होती है तो वो बोलते हैं जो ज्यादा लड़के ले लेता है तो उसे मिल जाता है, जो बेचारा नहीं बोल पाता है तो उनके नाम से निकला हुआ सामान भी उन्हें नहीं मिलता। ये तो गलत है ना। सरकार तो बोलेगी हम कर रहे हैं, लेकिन मिल रहा है कि नहीं वो सरकार को अब ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। और दूसरी खास बात यह है कि जो हमारी लेबर है, जो हमारी जगदलपुर की जो लेबर है, सब गांव की है। ठीक है, गांव हम बोलते हैं बाहर की दुनिया से हमें आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ आगे बढ़, हम हमारे ही लोगों को आगे लेके नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वो बस जैसे आनी चाहिए, बस की कीमत कम कर देनी चाहिए, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए। जैसे बड़े बड़े सिटियों में है, देखा जाए कि स्टूडेंट के लिए या काम करने वाले लोगों के लिए वो लोग सुविधा देते हैं कि उनको आधा किराया होना चाहिए। यहाँ तो किराया तो ठीक है, यहाँ तो बस ही नहीं है। किराया तो बेचारे वो कैसे भी करके मैनेज करके आना चाहते हैं, लेकिन काम करने आ नहीं पा रहे हैं। वो अपने घर में रह के बहुत व्यसनी होते जा रहे हैं, और उनकी जो साथ में लेडीज लोग रहती है उनके साथ, वो परेशान होते जा रही है उनके साथ। मतलब महिलाएं परेशान है तो वो तो फिर सरकार को ही दोष दे रही है। बिल्कुल, यानी आप नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। जी, नशा मुक्ति, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ जो भी सरकार आए वो लो प्रोफाइल मेंटेन करे, वो एकदम वो चीज ना रहे कि नहीं वो नहीं मिल सकते। गरीबों से खुद मिले, खुद उनसे उनकी समस्या समझे और उनसे बात करे। जैसे हमें पता चला तो उन्हें भी तो पता चलेगा ही ना। ये चाहती हूँ मैं। थैंक यू। अब आइए बात करते हैं बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल पटेल जी से। अनिल जी, ये बताइएगा कि अब नई सरकार का हम गठन करने जा रहे हैं। हमारे पास बस्तर जिले में, बस जगदलपुर की बात कहूँ तो नए विधायक होंगे, तो किस तरह का विधायक आप चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छे मुद्दे को आपने चुना है, और विशेष करके हम लोगों को चुना, इसके लिए आपके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं, जो भी चुन करके आए, हमें चाहते हैं सबसे पहली बात तो पढ़े लिखे हो, संवेदनशील हो, और गरीबों के प्रति उनकी एक भावना हो, मदद के स्वरूप उनके एक स्वभाव उनके स्वभाव में हो, और हमेशा संवेदनशीलता के साथ वो कार्यरत रहें। न कि केवल अपना भला करें, लोगों का भला करें, क्योंकि वो सेवक के तौर पे हम उसको चुनते हैं जी, लेकिन वो हमारे मालिक बन के बैठ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। अच्छा, बस्तर जिले में, जगदलपुर में खास तौर पर वो क्या चुनावी मुद्दे होंगे जिसके बिना पर अभी चुनाव लड़े जाएंगे और वोट मांग रहे हैं? मेरा मानना है कि बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा है उद्योग का जी, क्योंकि बिना उद्योग के कोई चीज संभव नहीं है। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर उद्योग पनपता नहीं है तो वहां गरीबी होगी, भूखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा, तो नेचुरली तौर पर वो अपराध की तरफ उन्मुख होंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा
उद्योग की तरफ विशेष ध्यान देवें। और मुझे लगता है कि बस्तर की कुंडली शायद अभिशापित लगती है मुझको उद्योग के मामले में जी। क्योंकि बरसों से उद्योग के लिए बस्तर तरस रहा है। बिल्कुल। अब रही बात एनएमडीसी की, अब ले दे करके एक उद्योग बना है, लेकिन उसमें बहुत सारी राजनीति हो रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि उद्योग के मामले में बस्तर को प्रेफरेंस दिया जाए और हमेशा इसी पे चिंतन किया जाए कि उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, और विशेष करके कुछ सब्सिडी ऐसी कुछ योजनाएं लाएं कि जिससे बाहर के उद्योगपति आकर्षित होवे और बस्तर में आए। जी, मेरा ये कहना है। जी। किशोर पटेल जी। देखिए, मेरी सोच तो यही है, विधायक पढ़ा लिखा और दबंग होना चाहिए, जो विधानसभा में भी यहाँ के क्षेत्र की बात दबंगता से उठा सके और लोगों के विकास के लिए भी कुछ बात मुद्दे रख सके अपने। तो वो क्या चुनावी मुद्दे होंगे जिसके बिना पर चुनाव लड़े जाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले रेल की जरूरत है। जब दिल्ली राजरा से जगदलपुर तक का एक जो लाइन बढ़ाने का है, ये लगभग 66 वर्षों से हमारी मांग रही है। अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो भी विधायक आए भावी, हम उनसे यही चाहते हैं कि रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी बढ़े। और एक मेरा ये भी है कि ये तो मुद्दा मांग पुरानी है ही हमारी, जगदलपुर को रायपुर से भी रेल से कनेक्ट करे और यहाँ के कुत्तागुड़म तक रेलवे लाइन बढ़ा दे। बिल्कुल। जिससे हैदराबाद से हमारी लिंक हो जाए और जगदलपुर के सराउंडिंग 300 किलोमीटर देखेंगे आप तो सबसे बड़ा शहर जगदलपुर ही है। चलिए, जैसे यहाँ से विशाखापट्टनम है, हैदराबाद हो गया, रायपुर हो गया, बड़ी सिटी जगदलपुर होने से लोगों के विकास के लिए यहाँ डिपेंड रहते हैं जगदलपुर पे। अगला सवाल मैं एनडी चोपड़ा जी से करना चाहता हूं। हमारे साथ चोपड़ा जी हैं। चोपड़ा जी, ये बताइए, चुनावी जो मुद्दे होंगे बस्तर जिले में खास तौर पर, वो क्या मुद्दे होंगे? जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है जी, उसमें जो हम अपने प्रतिनिधि जो है जो चुनेंगे जी, उसमें क्या है कि निजी स्वार्थ छोड़ के ये जनहित में जी कार्य करे। और ऐसा है कि यहाँ पे दिक्कतें तो बहुत सारी है, किंतु क्या है कि उनका हमारा जो मतलब वो रहे क्या सवाल रहे जी, वो वहाँ पे दमनता से प्रेषित करके उनका सॉल्यूशन निकाले। और इस प्रकार का हमको विधायक की यहाँ जरूरत है जी। और उस प्रकार का विधायक यहाँ रहे तो यहाँ आम जनता के लिए क्या है कि हितग्राही रहेगा। हमारे साथ गुजराती समाज के महासचिव हैं विकास चौहान साहब। विधायक पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सबके प्रति समभाव रखे, ऐसा होना चाहिए। किसी वर्ग विशेष के प्रति वो अपना पूरा मतलब उसके प्रति मतलब झुकाव ना हो, उसका सबको समभाव से वो देखे, इस तरह का हमको विधायक चाहिए। इसके पहले हमने देखा किसी वर्ग विशेष को लोग विशेष महत्व देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए विधायक। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कलेक्ट्रेट के आस्था सभा कक्ष में प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कई जानकारियां दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिले में 3 पूर्ण और 1 आंशिक विधानसभा का जो नॉमिनेशन प्रक्रिया से लेके सभी चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नवंबर 7 तारीख को हमारी जो पोलिंग होनी है, मतदान जो होनी है, तो नवंबर 5 तारीख को पूरा प्रोसेस जो है, अभी चुनाव प्रचार प्रसार का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी शाम को 5 बजे। इसके संबंध में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो 2-3 निर्देश जो मिले हैं आपके संज्ञान में भी, और आपके माध्यम के द्वारा हमारे आपके चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारी बात हुई है। इसके पश्चात आपके माध्यम के द्वारा मैं चाहूंगा कि जन जन तक ये बात पहुंचे ताकि सभी को सही इंफॉर्मेशन जो है उन तक प्राप्त हो सके। जैसे कि आप सबको पता है, जिले के अंदर में 3 पूर्ण और 1 आंशिक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 760 मतदान केंद्र और 21 मतदान केंद्र सुकमा जिले में पड़ता है। टोटल 781, जिसमें से 21 सुकमा जिले में है और बाकी जिले के अंतर्गत, जिले के सीमा के अंतर्गत 760 मतदान केंद्र है। इसमें कुल मतदाता जिले के सीमा के अंतर्गत 6,02,564 टोटल हमारे मतदाता है और सुकमा 6,02,564 602,564 ये हमारे जिले के सीमा के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं की संख्या है। और जिला सुकमा में जो 21 मतदान केंद्र है उसके अंतर्गत हमारे पास 13,993 टोटल मतदाता सुकमा के 21 मतदान केंद्रों में आते हैं। इस तरीके से कुल हमारे मतदाताओं की संख्या
6,16,497 मतदाता हमारे 3 विधानसभा क्षेत्रों में अपना मतदान करेंगे। इसके अलावा जो मतदान केंद्र की अगर बात करेंगे तो बस्तर में 212, जगदलपुर में 247 और चित्रकूट में 240। ये जो 760 का जो डिवीजन मैंने बताया उसका डिवीजन है। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो प्रपोजल जो भेजा था चुनाव आयोग को कि भवन परिवर्तन का, स्थल परिवर्तन का और नाम परिवर्तन का, पिछले चरण में जो हम लोगों ने भेजा था उसके अंतर्गत तो बहुत सारे चेंजेस को चुनाव आयोग ने अनुमोदन दे दिया था। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री लिस्ट जो भेजा गया था उसके अंतर्गत 85 बस्तर में टोटल 2 भवन परिवर्तन की अनुमति मिली है, स्थल परिवर्तन 1 और नाम परिवर्तन 7। टोटल 10 मतदान केंद्रों का अलग अलग परिवर्तन के लिए अनुमति मिला है। जगदलपुर में टोटल 4 भवन परिवर्तन, 3 स्थल परिवर्तन और नाम परिवर्तन 10। टोटल इस तरीके से 17 मतदान केंद्रों का अलग अलग तरीके का परिवर्तन के लिए अनुमति मिला हुआ है। चित्रकूट में भवन परिवर्तन 1, स्थल परिवर्तन 1 और नाम परिवर्तन 3। टोटल 5 मतदान केंद्रों का अलग अलग तरीके के परिवर्तन के लिए अनुमति मिला हुआ है। इसके अलावा 2 दिन पहले हमने जो सेकेंड रैंडमाइजेशन होती है इलेक्शन, जो मतदान के जो दल होते हैं, मतदल होते हैं, उनका सेकेंड रैंडमाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज के मौजूदगी में हम लोगों ने संपन्न कराया था। उसके अलावा जो ईवीएम रैंडमाइजेशन जो होती है उसमें हमारे प्रेक्षक जो होते हैं तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जो ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं उनके उपस्थिति में हम लोगों ने सेकेंड रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम्स किया गया था। उसके पश्चात बैलेट पेपर्स छप के आए। उसके पश्चात हम लोगों ने कल और आज 2 दिन में रैंडमाइजेशन करने के पश्चात उसका कमीशनिंग का काम जो है आज और कल में कंप्लीट कर लिए है। कल से हमारे जो द्वितीय राउंड का जो प्रशिक्षण जो होना है हमारे मतदान दलों का जो टीम गठन हुई है PO, P1, P2, P3, इन लोगों का जो है ट्रेनिंग जो है सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग कल से शुरू होगी, कल परसों। इसके साथ साथ ही इनको डाक मतपत्र देने का प्रावधान, बैलेट पेपर्स छप के आ गया है, इनको डाक मतपत्र देने का प्रावधान भी है। इनको कल फॉर्म 12 के माध्यम के द्वारा जितने भी हमारे जिले के अंतर्गत चिन्हांकित जितने भी हमारे मतदान दल के साथी हैं जो वोटर्स भी हैं उनको डाक मतपत्र के द्वारा इनको मतदान करने के लिए बैलेट पेपर्स कल इश्यू किए जाएंगे। कल, परसों और नरसों 29, 30 और 31 इन 3 दिन जो है इनको अपने फैसिलिटेशन सेंटर्स जो है विद्याज्योति स्कूल में दिनांक 29 से लेकर 31 के बीच में इनके लिए मतदान के लिए वहां पे प्रावधान बनाया जाए। ये 2 चीजें थी जो आपके माध्यम के द्वारा हमारे सभी साथियों को अवगत कराना था। इसके अलावा आपकी तरफ से अगर कोई बात है तो आप रख सकते हैं। ये जो बैलेट पेपर्स जो जारी होगी इसमें हमारे मतदान दल के अलावा जो पुलिस कर्मचारी है, जो फॉरेस्ट के जो अलग अलग लगे हुए हैं, हमारे अलग अलग विभागों के सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उनके अलावा जो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर में जो काम करने वाले जो टीम्स है, SST के टीम्स है, FST के टीम्स है, BVD के टीम्स है, BST के टीम्स है, इन सभी के लिए ये लागू है। प्रोसेस 12D का जो प्रोसेस है उसमें उसके लिए जगह उनकी खुद की जहाँ पे वो निवास करते हैं या फिर जहाँ पे भी वो रहते हैं वहीं पे होगी और RO के माध्यम के द्वारा टीम्स का गठन किया जाएगा। उनको पहले से इंटीमेशन दी जाएगी कि किस समय पे पोलिंग दल जो है मतदान के जो दल है उनके यहाँ पे पहुंचेगी और उसके आधार पर उनसे मतदान करना। सर 80+ वाले के लिए विशेष प्रावधान रहेगा? 12D का फॉर्म है वो अपने घर से कर सकते हैं मतदान सीनियर सिटीजन्स के लिए, बट वो वेरीफाई कराया जाएगा कि सही में ऐसा कोई स्थिति है कि लोकतंत्र का जो चुनाव का जो पूरा वो है माहौल ऐसा रहता है कि जितना आप सामने आके वोटिंग करेंगे उतने ज्यादा लोग प्रभावी होते हैं। तो जहाँ पे बिल्कुल काफी नाजुक स्थिति में अगर हमारा कोई नागरिक है उनके लिए 12D का प्रावधान जरूर दिया गया है, बट हमारी मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ तक आए, क्योंकि जितने हमारे बुजुर्ग और वयस्क व्यक्ति आते हैं उतने हमारे यंगस्टर्स जो है खास करके युवा साथी जो उससे प्रेरणा लेते हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम के द्वारा भी सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र तक आए ताकि आपसे जो हमारे युवा साथी जो धीरे धीरे
थोड़ा सा इसमें रुचि जो कम हो जा रही है उनको प्रेरित करते रहे। अगर वो आते हैं मतदान केंद्र में तो लंबी लाइन में ना खड़े होकर उनके लिए विशेष व्यवस्था जरूर है जी, उनको प्राथमिकता से वोटिंग करना जी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत निर्वाचन दायित्व में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात कलेक्टर ने कही। इस दिशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कहा कि बस्तर जिले के मतदाताओं बस्तर जिला और अन्य जिला में कार्यरत जो कि मतदान दिवस पर निर्वाचन कार्य जैसे मतदान दलों, सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर और सुरक्षा कर्मियों के रूप में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, वे अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षा बलों के जवान डाक मतपत्र के माध्यम से 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक विद्या ज्योति स्कूल जगदलपुर में स्थापित सुविधा केंद्र में मतदान प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने निर्वाचन दायित्व में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए संबंधित सुविधा केंद्र पर उक्त नियत अवधि के दौरान जाकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अपील की है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से अब तक का स्वर्णिम 5 वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य रहा तो वह पिछले 5 वर्ष का रहा। यह निष्कर्ष 3-4 महत्वपूर्ण विषय पर नजर डालें तो निकाल कर सामने आता है। यदि छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति पर नजर डालें तो वह धान किसानों के इर्द गिर्द ही नजर आती है। छत्तीसगढ़ का सामाजिक जीवन यदि आश्रित है तो वह खेती किसानी और खास करके धान के कृषकों पर आश्रित होता है। पिछले 5 वर्षों में किसानों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो किया वो अप्रत्याशित काम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पिछले चुनाव में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। तब उन्होंने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों को धान खरीद मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उस समय लोग राहुल गांधी का उपहास उड़ाते नजर आ रहे थे, परंतु प्रदेश का किसान राहुल गांधी की घोषणा पर विश्वास जताया। जिससे ये स्थापित हो जाता है कि हाँ यार सच में झूठ बोल गए। इधर बस्तर आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी और उन्होंने कहा कि नगर नार संयंत्र को बेचने का या इसके निजीकरण का या इसके विनिवेशीकरण का, डिसइन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं, ये बोल के गए। यहां एक पूरा पत्रक है हमारे पास जिसमें नगर नार संयंत्र शुरू होने से पहले ही बेचने की तैयारी केंद्र सरकार चला रही है। इसके सारे सबूत उपलब्ध है। ये समय तब भी आया था कि आरक्षण आर्थिक आधार पे हो कि जाति के आधार पर, और उस समय ऐसा नहीं कि संविधान सभा में एससी और एसटी के मेंबर ज्यादा थे और बाकी समाज के लोग कम थे इसलिए जाति के आधार पर मानना, ऐसा नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उसके प्रमुख थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, सदानंद सिन्हा थे, फिर मौलाना आजाद थे, ऐसे तमाम लोग 200-250 लोगों के बीच ये तय हुआ कि जाति के आधार पर करना चाहिए। और एससी एसटी चूंकि सदियों से बहुत पीछे छूट गए उनको आगे लाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान पीठ का, तब उन्होंने कहा था कि ये व्यवस्था 10 साल के लिए होनी चाहिए और हर 10 साल बाद इसका मूल्यांकन होना चाहिए। इसका पूरे देश में इस समय जातिगत जनगणना का एक विषय चल रहा है और राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार से मांग की है। बिहार में जातिगत सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी आई है। कर्नाटक में भी जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी रिलीज हो सकती है। हम चाहते पूरे देश में हो। हमने अपना एजेंडा घोषित किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम करके देंगे। लोग सवाल पूछ सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्यों नहीं किया, ये सवाल पूछा जा रहा है। जिनको छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है वो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प चीज है और बड़ी मजेदार चीज है कि केंद्र सरकार के पास, हाँ, पूरे देश में इस समय आरक्षण का एक जो वो है
लिमिट है, कैप है, वो 50% है। 50% से ज्यादा नहीं देंगे। कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु वगैरह ने 60-65% कर दिया। आज महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई यही चल रही है। जो मराठा लोग आरक्षण मांग रहे हैं, अगर उनको अलग से आरक्षण देते हैं तो 50% की जो मर्यादा है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। उसका इलाज एक ही है कि केंद्र सरकार या तो अध्यादेश जारी करे या फिर राज्य सरकारें अपनी विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजें। ऐसे में पिछले 5 वर्षों में जो हमारा चौथा एजेंडा है जातिगत जनगणना, उससे जुड़ा विषय है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक आरक्षण संशोधन विधेयक पास किया है, उसको कानून बना, विधेयक पास किया, कानून बनेगा जब राज्यपाल महोदय उस पर ठप्पा मारेंगे। पिछले 9 महीने से वो विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय के पास पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार के पास कॉपी गई है, केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुई है और उसमें बड़े तरीके से पूरे आरक्षण का एक नया मॉडल सजेस्ट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि यह मॉडल पूरे देश को मार्ग प्रशस्त करने वाला मॉडल हो सकता है। इसके तहत चूंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादा एसटी है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा एसटी रिजर्वेशन की बात हो रही है। ट्राइबल समुदाय को 32% रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव है, जो कि विधानसभा में पास हो चुका है। एससी समाज यानी दलित समाज को 13% देने का प्रस्ताव है। ओबीसी 27% ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और जो ईबीसी होते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं, जिसमें कोई जरूरत नहीं कि वो दलित या एसटी जाति या ओबीसी का हो, ब्राह्मण जो सवर्ण समाज के लोग भी हैं, ऐसे लोगों के लिए भी जो जिनको ईबीसी कैटेगरी में रखा जाता है, जो गरीब होते हैं लेकिन वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोग नहीं है, उनके लिए 4% का प्रावधान और कुल मिलाकर 76% आरक्षण का कोटा निर्धारित करने का एक विधेयक पास करके राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया। 9 महीने से राज्यपाल महोदय चुपचाप है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के धर्मपुरा स्थित एक निजी होटल में विदेशी नागरिक मृत पाए जाने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान इटली निवासी मोरे फ्रांसिस्को के रूप में हुई है। पेशे से इंजीनियर यह शख्स नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट में अपनी सेवाएं देने पहुंचा हुआ था। इटली के इटालियाना शहर का निवासी मृतक मोरे पिछले 17 अक्टूबर से होटल में रुका हुआ था। होटल के कमरा नंबर 305 से सुबह कोई हलचल नहीं हुई। देर शाम मामला संदेहास्पद जानकर होटल कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खोला, साथ ही इसकी जानकारी नजदीकी थाने में दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब मौत की पुष्टि हुई। सीएसपी विकास कुमार ने मौत हार्ट अटैक से होने की संभावना जताई है। फिलहाल मौत के कारणों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। पुलिस ने विदेशी नागरिक की मौत की जांच शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंच चुकी थी। घटना बोधघाट थाने क्षेत्र की बताई जा रही है। मौके पर सीएसपी विकास कुमार के साथ ही कोतवाली और बोधघाट थाने के प्रभारी भी पहुंचे। इस संबंध में विकास कुमार सीएसपी जगदलपुर ने हमें बताया। एक इटली के व्यक्ति हैं, मोरे फ्रांसिस्को उनका नाम है। करीब 71 वर्ष जो डॉक्यूमेंट के अनुसार उनकी उम्र हो रही है। वो यहाँ एनएमडीसी प्लांट में काम कर रहे थे और स्टे कर रहे थे विनाश इंटरनेशनल होटल में। कल रात से इन्होंने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो आज रात में उनके फ्रेंड्स के प्रेजेंस में होटल के स्टाफ ने दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो मृत हालत में पाए गए हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि मृत्यु शायद इंटरनल जो बॉडी कॉम्प्लिकेशंस या हार्ट अटैक के कारण हुई होगी। फाइनल जो फाइंडिंग्स होंगे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकेगा कि मृत्यु का एक्चुअल रीजन क्या था। बस्तर संभाग जिला मुख्यालय जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग परेड ग्राउंड के साथ खेल मैदान भी है, जहां प्रतिदिन नगर और आसपास के ग्रामों से सैकड़ों खिलाड़ी अनेक खेलों की अपनी रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। लगातार राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण लालबाग मैदान की स्थिति खराब हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे और कंकड़ पत्थरों से अटा पड़ा हुआ है। नियमित अभ्यास करने वाले खिलाड़ी और खेल प्रेमी निराश हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि वर्तमान चुनावी कार्यक्रम में जगह जगह गड्ढे और गिट्टी डालने से ग्राउंड पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इस पर अभ्यास करने के दौरान गिरने से कई खिलाड़ी चोट भी खा चुके हैं। खिलाड़ियों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर पुराने स्वरूप में लाया जाए, जिससे उनके नियमित अभ्यास और ग्राउंड की खूबसूरती बनी रहे।
क्या नाम है आपकी? ईशान शर्मा। यहाँ लालबाग में आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले और अब कैसा है ग्राउंड? पहले बहुत ही अच्छा था, पर जब से कार्यक्रम होने लगे तो गिट्टी पड़ गई, तो अब खेलने में थोड़ा परेशानी होता है, और गिट्टी पे गिरने से जोर से भी लगता है। जैसे आज ही गिर गया था, लगा भी इसको। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कि ये गिट्टी को हटाए और अच्छे से ग्राउंड फिर से बनाए। पहले कितना अच्छा था ग्राउंड? पहले हर जगह मिट्टी थी तो पिच भी बन जाता था, अब गिट्टी है तो स्टंप भी गाड़ने नहीं होता है। यह ऐतिहासिक लालबाग परेड ग्राउंड है। यहाँ प्रतिदिन पुलिस के परेड अभ्यास और प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाता है। साथ ही 26 जनवरी और 15 अगस्त को परेड और सलामी इसी ग्राउंड पर दी जाती है। इसके ऐतिहासिक स्वरूप को देखते हुए इसे खेल के मैदान ही बनाया जाना चाहिए। यदि कार्यक्रम किए जाते भी हैं तो उसे पुनः व्यवस्थित और साफ सफाई कर खेलने योग्य बनाया जाना चाहिए। खिलाड़ियों ने कहा कि गिने चुने ही निःशुल्क खेल मैदान शहर में मौजूद हैं। शहर के मध्य यह एक सबसे बड़ा मैदान है जहां सभी प्रकार के लोग, बड़े युवा बुजुर्ग अपनी रोजाना व्यायाम और खेल कूद के लिए यहां आते हैं। यदि गड्ढा और कंकड़ पत्थर के बीच कहीं कोई गिर जाए तो गंभीर हादसा होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। इसे देखते हुए प्रशासन इस पर संज्ञान ले और इसे शीघ्र दुरुस्त करे। मेरा नाम किशन जंगम है, मैं ट्विस्टर क्रिकेट क्लब से हूँ। लालबाग मैदान में यही हमको 15 साल से खेलते हुए हो रहा है। अभी आप लालबाग का कंडीशन देखेंगे, जगह जगह पे पूरे गड्ढे मिलेंगे आपको। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हर रात में चलती है, सुबह गाड़ियों की जो ट्रेनिंग होती है वो भी यहाँ पे होती है, तो खेलने में बहुत तकलीफ हो रही है। हमारा जो पिच था सभी जगह पे इतने गड्ढे हो गए हैं कि वहाँ डबरा बन गया है। और ये जो लाइट्स लगी हुई हैं ये तो एक एक करके गिरते जा रहा है और रात्रि में इसका कोई उपयोग हो नहीं पा रहा है। लाभ हमको खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार से हम चाहते हैं कि ग्राउंड की व्यवस्था को ठीक किया जाए, पिचों को सही से बनाया जाए और ये ग्राउंड का जो बाउंड्री वाल है उसका काम करवाया जाए। मेरा नाम अजय तिवारी है, गैलेक्सी स्टार में हमारा टीम का नाम है, गैलेक्सी स्टार का कप्तान हूँ। और पहले ये ग्राउंड बहुत अच्छा था और जब से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है नगर निगम द्वारा सफाई नहीं होती है, खिलाड़ी लोग खुद सफाई कर रहे हैं। आज का स्थिति ऐसा है कि खिलाड़ी यहाँ से कट रहे हैं, आना नहीं चाह रहे हैं। कई खिलाड़ियों का पैर मोच आ गया, एक खिलाड़ी का पैर टूट चुका है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग आना नहीं चाहते हैं। और पहले यहाँ खेलने के लिए लोग लाइन लगे रहते थे, हज़ारों खिलाड़ी आते थे। आज खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। सरकार द्वारा भी पहले खिलाड़ियों लोग पे कितने पैसे खर्च होते हैं, लेकिन इस ग्राउंड को साफ़ सफाई रख रखाव कुछ नहीं होता है, सब खिलाड़ी लोग खुद करते हैं। और आज ऐसा स्थिति है, कोई भी कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम होने के बाद यहाँ कोई देखने तक नहीं आता है और पूरा गड्ढा, और यहाँ तक रात को दारू पीने वालों का भी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसको कई बार हम लोग बोल भी चुके हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। ये लाइट तो अच्छा था, लेकिन इसका स्थिति ये है कि ये दारू पीने के लिए उपयोग हो रहा है लोगों का। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। और मुझे दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.